से तेज। इतना फुदक फुदक के मत चलो। मैं तो चलूंगी। सुनो सॉस्के, मुझे ना एक स्केटबोर्ड चाहिए। एक स्केटबोर्ड? हाँ, मैं शॉपिंग और लाइब्रेरी उसी पर जाऊंगी। क्या कहते हो? अच्छा, शायद मेरे पास मेरा पुराना बोर्ड पड़ा होगा, एक बार देखना पड़ेगा। सच में? अरे रुको! बाप रे, बाल बाल बची। सारा, जरा एक बात बताओ यार, दिमाग से पैदल हो गया? क्या कहा तुमने? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और अगर दिमाग से पैदल हूँ भी तो क्या हुआ? पैदल चलना तो अच्छा होता है ना? अरे बाबा, पैदल का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पैदल निकल जाओ। मेरा मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? अरे सुनो, तुम कैसे हो? ओह, और ये कौन है?何でもこなすやつは不気味だ。影で素振りでもしてんのかと四六時中やつを見張ると棒立ちなんだ。リンゴジャムのトーストは地に落とすと僕の塗った面潰れてやつはどうだ裏で生存ああもうひれ伏せ勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうリミテッドタイムの破れて当たり前なんだよ悩みを浮きモンスターありきたりでの丸特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフリテッドタイムの破れて当たり前なんだよमेरा नाम है सारा द ओदिन। मैं स्वीडन के उलेन से आई एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। ये है स्वीट सारा की स्टोरी। तुम तो बहुत स्वीट हो। और सारा, मेरा नाम है हारुका नेया। जब सॉस्के हमारी एजेंसी में काम करता था तब मैं इसकी जूनियर थी। तुम्हारी एजेंसी? हाँ, कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी, जो कि गिफू की सबसे बड़ी एजेंसी है। मतलब तुम इतनी बड़ी जगह पर काम करते थे? हाँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तुमने कुछ वक्त पहले ही अकेले काम करना शुरू किया है ना? ये हमारा सबसे अमेजिंग डिटेक्टिव था और तब इसने सबके सामने कहा था, मैं सबको वैसा डिटेक्टिव बन के दिखाऊंगा जैसा मैं बनना चाहता हूँ। ओह, ये तो सच में कमाल है। अरे जाने दो यार, प्लीज पुरानी बातें मत करो। खैर ये बताओ कि मुझसे मिलने क्यों आई हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुमसे बिना काम के नहीं मिल सकती? आज हमारे पास एक क्लाइंट आई थी, लेकिन उसके पास हमारी फीस देने जितने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास आने के लिए कहा। वैसे उसे काम क्या करवाना था? एक बच्ची के बुलिंग के मामले की जांच करवानी थी। उसकी मॉम को लगता है कि उसे बच्चे स्कूल में परेशान करते हैं। अच्छा ये बात है। पर तुम उस एजेंसी को केस क्यों दे रही हो जो तुम्हारा कंपटीशन है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तो बस अपने सीनियर सॉस्के का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट को भी लगता है कि सॉस्के ये केस संभाल लेगा। उन्हें अभी भी मुझसे उम्मीद है, ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। उससे मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? वो एक क्लब में गए थे जहाँ लड़कियाँ स्पेशल सर्विस देती हैं और तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई। क्या फिर से? वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। दरअसल वो वहाँ काम से गए थे। सुनो, स्पेशल सर्विस क्या होती है? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो सॉस्के, मुझे अब कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। चलो बाय बाय सारा। बाय। सॉस्के, आज तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। सुनो सॉस्के, बोलो क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेहा भी तुम पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे साथ उसका बर्ताव देखकर मुझे इस बात का पक्का यकीन है। वो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। हाँ, यही तो नेहा की खासियत है, वो है ही ऐसी।
क्या मतलब? वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे वो दुनिया की सबसे भोली और सबसे नेक दिल लड़की है, जबकि सच ये है कि वो एक नंबर की नौटंकीबाज है। लेकिन वो ऐसा नाटक क्यों करती है? ट्रेनिंग में यही सिखाया है। वो कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी की लीडिंग अंडरकवर एजेंट है जो लोगों के रिश्ते तोड़वाने का काम करती है। मैं कुछ समझी नहीं। उसका काम है पहचान बदलकर शादीशुदा या प्यार करने वाले जोड़ों के बीच दरार डाले। देखो, रिश्ते में धोखा देना अलग बात है, लेकिन इन मामलों में किसी ने कुछ गलत नहीं किया होता, इसलिए मुझे उसके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का दिल तोड़ नहीं सकता। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। आखिर दो प्यार करने वालों के बीच में दरार डालना काम थोड़ी होता है सॉस्के। हाँ, मैं इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इसी वजह से तुमने उसकी एजेंसी में काम करना छोड़ा था? जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हो, भले ही उससे किसी बेकसूर को तकलीफ हो, ऐसे लोग और ऐसी एजेंसी के साथ मेरा दिल काम करने को कभी गवारा नहीं कर सकता। क्या बात है? अरे तेरी तो- आखिर मेरा स्टूडेंट सीख ही गया। तुम्हारे लिए इंसाफ सबसे जरूरी है और तुम सिर्फ अच्छे लोगों के लिए काम करना चाहते हो। तुमने सही कहा, शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। वो क्लाइंट जिसे नेहा ने भेजा है, यानी मामी नागानावा, वो शाम को ही मेरे ऑफिस में आई। तो मैडम, आपको अपनी बच्ची के सताए जाने के मामले की जांच करवानी है? हाँ, न जाने क्यों मेरी बेटी कुछ वक्त से अजीब उस बर्ताव औरत कर ने रही मुझे है। बताया मुझे ऐसा कि लगता यूना ने है अक्सर कोई खुद उसे ही अपने परेशान कर जूते रहा और है। स्कूल यूनिफॉर्म साफ करने शुरू कर दिए थे, जबकि पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। ये बदलाव बहुत ज्यादा अलग था, और कुछ वक्त से जब भी वो घर आती है उसकी किताबें गीली रहती हैं। लेकिन जब उसने अपनी बेटी से पूछा कोई उसे परेशान कर रहा है, तो उसने मना कर दिया। माँ ने स्कूल वालों से भी बात की, उन्होंने कहा था सच का पता लगाएंगे, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे यकीन था कि इस मामले में सबसे सही तरीका था खुद जाके उस लड़की से बात करना। यूना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। आई एम सॉरी मिस नागानावा, लेकिन बेहतर होगा कि आप बाहर ही इंतजार करें। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम लोग कौन हो? क्या चाहिए? अरे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा नाम है सॉस के कबुराया। मुझे तुम्हारी मॉम ने बुलाया है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या? एक डिटेक्टिव? पर लगते नहीं हो। और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? मेरा नाम है सारा दोदिन और मैं अभी 13 साल की हूँ। मैं स्वीडन के उलन से आई हूँ। तो एक डिटेक्टिव को मुझसे क्या काम है? हमें पता चला है कि स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करता है, तो हम तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाने आए हैं। नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो घर आने पर तुम्हारे जूते और यूनिफॉर्म गंदे क्यों रहते हैं? गंदे होने का और परेशान होने का कोई रिलेशन नहीं है। और तुम्हारी बुक्स भी डेली गीली रहती हैं। वो तो बारिश की वजह से हो जाती है। ये लड़की तो बहुत ही जिद्दी और तेज है। मुझे घुमा फिरा कर बात करके इस लड़की से सच उगलवाना होगा। हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे पास रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स की कितनी बुक्स हैं? अरे सारा, तुम्हें रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पसंद है? और क्या? आई लव इट। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ज़ुगलियांग। ओह, ज़ूगलियांग। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं असली फैन नहीं हूँ और सिर्फ फेमस कैरेक्टर्स को जानती हूँ, है ना? हाँ, ऐसा ही लगा। ये बुक्स पढ़कर शुरू में लगा कि ज़ुगलियांग को इन कहानियों में जानबूझकर महान दिखाया गया है। वो असल में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैंने उस वक्त की पॉलिटिक्स और लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि वो उन कहानियों के मुकाबले असली हिस्ट्री में बहुत जाबाज और नेक आदमी था। उसके बाद मैं हमेशा के लिए उसकी फैन हो गई। हाँ, क्या बात है? वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? आजकल मुझे दोंगबाई बहुत पसंद है। वो कौन है? वो दोंगजुओ की पोती है। इन नॉवेल्स में उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दोंगजुओ की बायोग्राफी के नोट्स में लिखा हुआ है। मैंने उसका एक नॉवेल पढ़ा और उसकी फैन बन गई। ओह, देखो ये रही। वैसे देखो, लीड कैरेक्टर पे ऐसे टेक्स्ट कौन लिखता है? कहना पड़ेगा जापानीज लोग सोचते तो अलग है। हाँ, सही कह रही हो। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा लगता है तुमने रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पूरी तरह चाट रखी है। चाटने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड को ये बुक पसंद है तो कभी कभी पढ़ लेती हूँ और कुछ नहीं। फिर तो तुम्हारे डैड बहुत कमाल के होंगे ना? वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। हम दोनों सेम टू सेम है। पता है, मेरे डैड भी 2 महीने पहले गुजर गए। क्या कह रही हो? 2 महीने पहले? तुम इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई? हाँ, अब क्या बताऊँ, वो मुझसे ज्यादा मिलते जुलते ही नहीं थे। और वैसे भी मैं खुद ही बहुत खतरनाक हालातों में फंसी थी, इसलिए डैड का गम मनाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, खैर छोड़ो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। पर इस देश में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें कुछ वक्त से परेशानी हो रही है ना? नहीं, मेरी लाइफ में भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये बुलिंग होती क्या है और कोई तुम्हारे साथ ये क्यों कर रहा है? क्या? वैसे मेरे बड़े भाई बहन भी अक्सर मुझे सताया करते थे। मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा होगा। इसे भाई बहनों की छोटी लड़ाइयों जैसा मत समझो। बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है, समझी ना तुम? मतलब खाने में जहर मिलवाना या किसी को मरवाने के लिए असैसिन्स भेजने को लोग इस देश में बुलिंग नहीं कहते हैं। जहर मिलाना, असैसिन्स भेजना? क्या तुम थ्री किंगडम्स के जमाने से आई हो? रुको 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 रुको, इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसी कई खतरनाक जगह भी होती हैं। अच्छा ठीक है। खैर, तुमने अभी जो कहा उससे ये लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि फैमिली के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सता रहे हैं। मॉम को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। वो सच ये है कि हाँ, स्कूल में मुझे बुली किया जाता है। तुम घबराओ नहीं, बस हमें पूरी बात बताओ। वो मुझ पर पानी डालते हैं, रोज स्कूल में मेरी यूनिफॉर्म और बुक्स गंदी करते हैं। क्या उन लोगों ने कभी तुम्हारे पैसे छीने या फिर तुम पर हाथ उठाया है? तुम मुझे खुल के बता सकती हो। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। तो बात उस हद तक पहुँचे उससे पहले ये सब रोकना होगा, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, तुम लोग बीच में मत पड़ो प्लीज। अगर मैं बात को ना बढ़ाऊं तो वो कभी ना कभी बोर होकर मुझे अकेला छोड़ देंगे। कोई तो वजह होगी कि तुम इस बात को दबा कर रखना चाहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि सच्चाई को जानकर तुम्हारी मॉम परेशान होंगी? शायद यही बात है। वो दरअसल उन लड़कियों की लीडर, उस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है जिसमें मॉम काम करती हैं। हाँ? मेरे मिडिल स्कूल में जाने के तुरंत बाद डैड गुजर गए, तो घर की सिचुएशन को देखते हुए मॉम को नौकरी ढूंढनी पड़ी। और जिस औरत ने मेरी मॉम को वहाँ काम दिलवाया, वो उन लड़कियों की लीडर की मॉम है। उस वक्त उन्होंने हमारी बहुत मदद की और वो लड़की मुझ पर धौंस जमाने लगी कि उसकी मॉम ने मेरी मॉम को बचाया और अब उसके डैड मेरी मॉम के बॉस है, तो वो ऐसे ही जताने लगी कि वो मेरी बॉस है। धीरे धीरे वो बस मजे लेने के लिए मुझे परेशान करने लगी। अगर मैंने उन लड़कियों को उल्टा जवाब दिया या फिर उनके टीचर से कंप्लेंट की तो इससे मॉम को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन तुम यूना, मॉम आप? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, और इसके लिए उन्होंने मुझे निकाला भी तो मैं उन पर नाइंसाफी का केस डाल सकती हूँ। ओह मेरी प्यारी यूना, उन्होंने मुझ पर एहसान जरूर किया है, लेकिन तुम्हें पता है तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। अरे मॉम, ओके, तो फिर मैं कल जाकर उन लड़कियों को जमकर पीटूंगी। हाँ? ये हुई ना बात। हाँ, उनका भर्ता बना दो, सूद समेत हिसाब चुकाना। अरे कहाँ भर्ता बनाने जा रही हो? हाँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उनके साथ मारपीट करोगी तो वो खुद को अच्छा साबित कर देंगे और तुम्हें बुरा। हमें उनका मुकाबला करना है, पर कानूनी तरीके से, ना कि उनका भर्ता बना के। हाँ? इस पेन के अंदर एक कैमरा छिपा हुआ है और ये जो भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो एक स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इससे तुम उनकी हरकतों का सबूत ले आओ, और जब तुम रिकॉर्डिंग शुरू करोगी तो एक बात याद रखना, तुम्हें उनका नाम बोलना है। हाय, हेलो नागानावा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, आओगी? रुको, ये क्या कर रही हो? तुम बहुत गंदी हो। हम बस तुम्हें साफ कर रहे हैं। ये बहुत ठंडा है, ऐसा मत। बहुत अच्छा यूना, इतना सबूत काफी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं एक वकील को जानता हूँ, अब बस हमें उसके जरिए सर्टिफाइड मेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। अब हम इजाजत चाहेंगे मैम। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो जरा मिस। तुम मुझे सिर्फ सारा बोलो। अब ओके, सिर्फ सारा? अरे सिर्फ सारा नहीं, सारा। अगर तुम चाहो तो ये रख सकती हो। वाह, सच में? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। वैसे सच कहूँ तो अगर बच्चे एक दूसरे को बुली ना करें तो कितना अच्छा होगा ना। पर ऐसा माहौल बनाने के लिए पेरेंट्स और स्कूल को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि डिटेक्टिव्स की जरूरत पड़े ही ना। लेकिन
तुम्हारी वजह से यूना और उसकी मॉम की परेशानी खत्म हो गई। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे खुश तो होना चाहिए। सास्के, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन है। हाँ? क्या इस केस में ऐसा कुछ हुआ जिससे तुम्हें स्कूल जाने का मन कर रहा है? हाँ सारा? एक्चुअली वो क्या है ना, मैं कभी अपनी उम्र के लोगों के साथ रह ही नहीं पाई हूँ। क्यों, तुम्हारी दुनिया में ये स्कूल वूल नहीं होता है क्या? वहाँ आम लोगों के लिए स्कूल हुआ करते थे, लेकिन शाही खानदानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर घर पे आते थे और ये रोज का प्रोग्राम था। ओह अच्छा, तो ये स्कूल जाना चाहती है। दूसरी दुनिया से आई एक लड़की को बिना किसी की नजर में आए डॉक्यूमेंट्स के जरिए स्कूल में एडमिशन करवाना एक तरीका है तो मेरे पास। मुझे एक गहरी साजिश का पता चला है। लोगों को इस जगह पर जाने के लिए इनाम मिलेगा, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पक्का दाल में कुछ काला है, मैं कह रही हूँ। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो सारा। ये तो बस बच्चों को शॉपिंग मॉल में बुलाने का तरीका है। इस चीज को साजिश नहीं कहते। इसका मतलब ये कोई साजिश नहीं है? अरे वाह, फिर तो इस हैलोवीन नाम के जश्न में मुझे भी हिस्सा लेना है। सास्के सुनो, हम अभी के अभी एक कॉस्ट्यूम लेकर आते हैं। अच्छा, तो तुम्हें कॉस्ट्यूम चाहिए सारा? ठीक है, तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले लो। यहाँ तो कितने सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। शार्क, प्रेइंग मैंटिस और जादूगरी। वैसे अगर मेरे पास एक भाला होता तो मैं बिल्कुल नोबुनागा जैसी दिखती। नोबुनागा? कपड़े तो ठीक है, लेकिन नोबुनागा भाला और जादूगरनी की टोपी कहाँ लगाता था? वो छोड़ो, ये बताओ तुम कौन सा कॉस्ट्यूम पहनोगे? हाँ, भला मैं क्यों कॉस्ट्यूम पहनूंगा? पता नहीं, आज ये शहर हमेशा से काफी अलग दिख रहा है। जरूर आज कुछ होगा। हैलोवीन? ट्रिक और ट्रीट। वाह, तुम तो बड़ी प्यारी जादूगरनी हो। ओह, थैंक यू सो मच। तुम्हारी कॉस्ट्यूम भी तुम पर जच रही है। आज लग रहे हो तुम असली डिटेक्टिव। असली डिटेक्टिव कभी डिटेक्टिव जैसे कपड़े नहीं पहनते सारा। कब समझोगी ये बात? चलो हम दोनों स्टेशन के पास घूमने चलते हैं। सास्के, थोड़ा सा नीचे झुको। ठीक है। यहाँ आओ, शर्माओ मत, पास आओ ना। ओके, स्माइल। वेरी गुड सास्के, हम हैलोवीन के लिए परफेक्ट लग रहे हैं। अब मैं बिल्कुल पार्टी एनिमल बन गई हूँ। तुम ये सब शब्द सीख कहाँ से रही हो? अच्छा सुनो सारा, क्या हुआ सास्के? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिस दुनिया से आई हो वो दुनिया जापान ही है? तुम बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बनाते हो। तुम्हें डिटेक्टिव की जगह राइटर होना चाहिए था, माला माल हो जाते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और रही हो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारी भाषा इस दुनिया के लोगों जैसी कैसे है। तुमने कहा था कि तुम ओलिविया दूसरी दुनिया से आई हो, फिर भी मैं तुमसे बात कर पाता हूँ, जिसके जवाब में तुम कहती हो कि ये भाषा बदलने का जादू है। हाँ। लेकिन मैंने तुम्हें जितनी बार भी जादू करते देखा वो सारे के सारे जादू फिजिकल थे और उसे हमारी दुनिया में जादू नहीं कहते, साइंस कहते हैं। जैसे तुम्हारे वो धमाके और वो जबरदस्त शॉक वेव्स। आजकल उड़ने वाली मशीनें भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। जख्म जल्दी भरने पर भी रिसर्च हो रहा है और उन टेक्निक्स पर भी जिनके जरिए लाइट को मोड़कर किसी को गायब किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें फिजिकल है, लेकिन तुम्हारा भाषा बदलने का जादू इन सब से एकदम अलग टाइप का है। वो फिजिकल नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी दुनिया में भी तो ऐसी कई एप्स हैं जो भाषाओं को चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकती हैं? देखो सारा, मशीनें सिर्फ पहले से प्रोग्राम की गई भाषा को ही ट्रांसलेट कर पाती हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी दुनिया की भाषा को तुरंत ट्रांसलेट करके हमारी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन तुम तुरंत हमारी भाषा पढ़ने भी लगती हो और टीवी पर आने वाले शोज तुम्हें समझ भी आने लगे हैं। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम दिमाग से पैदल हो तो तुम नहीं समझ पाई। लगता है अब मैं अपनी सच्चाई और नहीं छुपा सकती। सारा, ये बात तो तुम्हें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी। आखिर मैं एक डिटेक्टिव हूँ। सास्के, तुमने सही पकड़ा है, मैं तुम्हारे देश की भाषा ही बोल रही हूँ। दरअसल ये भाषा ओफिम साम्राज्य की असली भाषा का वो रूप है जो मैंने बदल दिया। वो भाषा पूरी तरह इस देश की भाषा जैसी नहीं है, लेकिन दोनों में इतना कम फर्क है कि थोड़े शब्द ना भी समझ आए तो भी मैं समझ जाती हूँ। तो क्या हमारा देश और ये ओफिम साम्राज्य क्या ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें हम पैरेलल वर्ल्ड्स कहते हैं? हाँ,
मैं जिस दुनिया से आई हूँ वो भी दरअसल अर्थ है, जिसकी हिस्ट्री यहाँ से बहुत अलग है। और जिस आदमी ने जापान को 2 टाइमलाइंस में स्प्लिट कर दिया उसका नाम है नोबुनागा ओडासामा। नोबुनागा ओडासामा हमारी दुनिया में हमारे ओफिम साम्राज्य के सबसे पहले महाराज थे। हाँ? तुम्हें हैरानी हो रही है? नहीं, मुझे भी लगता है कि नोबुनागा किसी भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे नोबुनागा होनोजी में मरे नहीं होंगे और पूरे देश को एक कर दिया होगा। सही समझे। हमारे नोबुनागा ने मैजिक गेट से ताकतवर जादू सीख लिया था, जिसे हिस्ट्री में लोग पोर्चुगिया नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक असली डीमन लॉर्ड थे। कहते हैं कि वो पूरे देश को एक कर पाए, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ताकत थी। मिसाल के लिए यहाँ पर तुम लोग जानते हो कि उनकी सबसे जबरदस्त लड़ाई थी कानेगासाकी की जंग, लेकिन मेरी दुनिया में आसाकुरा को एक झटके में उड़ा दिया। फिर उन्होंने अजाई क्लैन को एक धमाके से उड़ाया और खेल खत्म। वो खतरनाक थे। मेरी दुनिया में महाराज नोबुनागा की बायोग्राफी में वो सिर्फ जंग शुरू होने पर जोरदार धमाके करते थे और दुश्मन की फौज खत्म कर देते थे। ये तो बहुत बोरिंग है, इसीलिए मुझे रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स ज्यादा पसंद है। मैं सोच ही रहा था कि तुमने रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स आखिर कब पढ़ी, लेकिन वो तो तुम्हारी दुनिया में भी थी। तुमने बिल्कुल सही कहा। महाराज नोबुनागा ने पूरे देश को एक किया था, इसलिए मिकादो के गद्दी से हटने के बाद वो देश के नए राजा बन गए। फिर उन्होंने देश का नाम बदलकर ओफिम रखा, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द एंड, और उन्होंने खुद को ओदिन का अवतार बोलना शुरू कर दिया, जो नॉर्स माइथोलॉजी के एक देवता है। अच्छा, खैर छोड़ो, अब बेकार की बातें बहुत हो गई है ना। चलो हम दोनों वापस शॉपिंग मॉल चलते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि नोबुनागा अगर देखेंगे उनकी वंशज शॉपिंग मॉल इवेंट में एकदम मगन है तो उन्हें बुरा लगेगा? हाँ, टेंशन मत लो, नोबुनागा की आत्मा यहाँ दूसरी दुनिया तक मेरे पीछे आने की तकलीफ कभी भी नहीं उठाएगी। और वैसे भी मेरे पूर्वज जैसे थे वैसे थे, और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मैं इस दुनिया में मजे से जीना चाहती हूँ। सारा है तो अलग। ट्रिक और ट्रीट। लेकिन क्यों? मैं पोस्टर के मुताबिक कॉस्ट्यूम में आई हूँ, तो मुझे कोई ट्रीट क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये रीसेलर क्या होता है? ऐसा इंसान जो मशहूर चीजों को खरीदता है फिर उसे ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। ओह अच्छा, यानी वो बहुत शातिर इकोनॉमिक टेररिस्ट होते हैं। रीसेलर्स बहुत बुरे होते हैं।